नमस्कार साथियों, बधाई प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कल अपन ने इसमें देखा था कि शेप ऑफ ए सेल देखा था और कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये अपन स्टडी कर चुके हैं। आगे देखना है अपन को पार्ट ऑफ द सेल, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका के भाग में सबसे पहले होती हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होती हैं, कोशिका सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई होती है, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। सबसे बाहरी आवरण होती हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा अपन 9th क्लास जब शुरू करेंगे तब वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं, इसे चयनात्मक पारगम्यता वाली झिल्ली भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल क्यों कहते हैं? ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं? पोरस होती हैं। तो इसको जो चीज़ें चाहिए सेलेक्टिवली ही चीज़ें अंदर आ सकती हैं, इसलिए इसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता। सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है और जो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं? कोशिका को शेप प्रदान करती हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती हैं। सेल मेम्ब्रेन पोरस होती हैं, सरंध्र होती हैं, कोशिका में विभिन्न पदार्थों का आवागमन करती है। जैसे कि एक कोशिका का स्ट्रक्चर अपन ने देखा है। ये क्या होती हैं? सबसे आउटर लेयर है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दिखाई दे रही, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। ये छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सरंध्र होती हैं। इसके बीच में ये गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है वो होता है न्यूक्लियस केंद्रक, जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। और इसके बीच में ये जो आपको द्रव वाला भाग दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इस द्रव वाले भाग में, कोशिका द्रव्य वाले भाग में जो सेल कंपोनेंट्स जो भी होते हैं, कोशिका के सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे कि गोल्गी कोई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, ये सभी यहाँ पर रहते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तैरते रहते हैं ये सभी। तो अपन को सिर्फ अभी इतना पता करना है। सेल मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ अलग अलग फंक्शंस होंगे, किसमें क्या प्रेजेंट होती हैं। तो इन प्लांट्स सबसे पहले अपन को देखना है पौधों में। तो पौधों में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? सेल वाल, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल में सेल वाल नहीं होती हैं। और प्लांट्स में ये सेल वाल जो हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन क्या होता है कि प्लांट में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे बाहरी आवरण नहीं होता है। सबसे बाहरी आवरण, मोटा आवरण होता है सेल वाल का, कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति के बाद में होता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? यह एक अतिरिक्त संरचना होती है जो पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि पादप कोशिकाओं को टेम्परेचर परिवर्तन, तीव्र वायु, तेज टेम्परेचर, तेज वर्षा, इन सभी से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो सेल वाल क्या करती हैं? इन सभी चीज़ों से इनकी सुरक्षा करती हैं। अब आगे देखना है अपन को साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? ये इस केंद्र के चारों ओर क्या है? लिक्विड जैसा पदार्थ, कोशिका द्रव्य ही है। तो यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। ये तो इसके छिद्र प्रेजेंट है और ये था अपना केंद्रक। तो इसके बीच में ये जो पाया जा रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म ही तो है, कोशिका द्रव्य, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कोशिका के सारे ऑर्गन्स इसमें तैरते रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, इन दोनों का वर्ग भी होता है कि कौन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कौन वसा का सिंथेसिस करता है। तो अब अपन को क्या देखना है? केंद्रक। केंद्रक का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये क्या थी? सबसे पहले ये न्यूक्लियस, ये क्या है? कंप्लीटली न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, जिसे कहते हैं केंद्रिका। अब इस केंद्रिका के अंदर क्या है कि
ये जो धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर ये धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, इस पर ये छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन क्या करते हैं, सजीव में जेनेटिक की इकाई होती है, यूनिट। ये जो पेरेंटल से, माता पिता से जो भी लक्षण है वो बच्चों में जाते हैं, तो वो कौन ट्रांसफ़र करता है, जीन करती हैं। तो यह एक पेरेंटल से संतति को आनुवंशिक जो लक्षण है उसके स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। यानी कि माता पिता के कुछ लक्षण अपन को प्राप्त होते हैं, तो वो किसके कारण प्राप्त होते हैं, जीन्स के कारण। जैसे अपने पापा की आंखें अगर ब्राउन हैं तो हो सकता है अपनी भी आंख बुरी हो, माता के अगर घुंघराले बाल है तो हो सकता है अपने भी ऐसे हेयर हो, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी भी नहीं है, अलग भी हो सकता है। अब ये जो आउटर मोस्ट इसका जो आवरण है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के भी आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ये अंदर क्या होती है, केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस। ये बाहर वाला क्या था, कोशिका कई, सेल मेम्ब्रेन। ये अपन ने सिर्फ न्यूक्लियस देखा है। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो लिक्विड जैसा पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कोशिका में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, तो वैसे न्यूक्लियस में भी तो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर यही लिख रखा है कि न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य से एक मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सरंध्र होती हैं, पोरस होती हैं। साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस के बीच पदार्थों के आवागमन पर कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। केंद्रक में एक गोल छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रक में धागे के समान स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में भी अलग अलग फेजेस होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस, माइटोसिस, 2 प्रकार का सेल डिवीजन होता है। तो इन क्रोमोसोम पर जीन लगे होते हैं जो जेनेटिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। केंद्र कोशिका के सभी कार्यों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब साइटोप्लाज्म और ये कंप्लीट जो न्यूक्लियस है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब ये प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि ये क्या था, ये कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस। ये सारी जो संरचना है वो अपन न्यूक्लियस के अंदर पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, धागे के समान संरचना जिस पर जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये वापस इसमें लिक्विड जैसा पदार्थ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अपन किस में पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या करता है, कोशिका जो न्यूक्लियस है उसको अलग करता है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा अलग करता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेलीज हैं प्लस न्यूक्लियस केंद्रक, ये दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज भी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने करी थी। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बना है, जीन की खोज किसने करी। ये सारी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसे क्लियर होता जाएगा। तो अभी अपनी 8th क्लास के अकॉर्डिंग इतना ही है, और कल अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका और इसमें अंतर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।